हेलो एवरीबडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, समझ होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। सर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ क्या? थोड़ा बड़ा चैप्टर है यार, ठीक है ना। आराम आराम से पढ़ रहे हैं, पूरी फील लेकर पढ़ रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है ना। पार्ट 19 बस, इसके बाद वैसे तो ये इसका लास्ट पार्ट होना था चैप्टर का, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी में मेरे को इसको ख़त्म करना था, लेकिन इसका एक और पार्ट भी आएगा जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर की थोड़ी सी जानकारी दूंगा। हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। क्यों सर, क्यों जानकारी दोगे? क्योंकि वो आपके प्रैक्टिकल में काम आएंगे, ठीक है ना। सीबीएसई का जो प्रैक्टिकल है ना, उसमें पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज की बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है ना, ताकि आप प्रैक्टिकल कर पाओ। इसलिए मैं आपको वो अगला पार्ट भी दूंगा ताकि आपको प्रैक्टिकल बेस्ड, और वैसे भी वो आगे के लिए आपके, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जेई मेन, नीट वगैरह की, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको पोटेंशियो ब्रिज और मीटर ब्रिज का भी दूंगा। लास्ट पार्ट इसके अगले वाला होगा, ठीक है। तो जिसको अगर कुछ तैयारी नहीं करनी, उसके लिए ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। जिसको अगर अगला पार्ट भी देखना है तो वो देख सकता है, ठीक है ना। वो भी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी की। सिंपल पार्ट होने वाला है, ज़्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी, ठीक है ना। अब सुनना मेरी बात को। पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है ना। रेजिस्टेंस कह रहा, सेल्स इन पैरेलल। तो सेल्स को हमने देखा था कि सर जब दो सेल्स या तीन सेल, जितनी भी सेल्स हैं मान लो, हमने पैरेलल में लगा दी, ठीक है ना। पैरेलल में लगा दिया ऐसे ए और बी में, ठीक है ना। तो जब पैरेलल में हमारे पास दो सेल, दो ही बना लो, यहाँ पे चार सेल्स हो गई, दो सेल्स ही बना लो। तो जब पैरेलल में हमारे पास सेल्स होती थी तो इसका ई इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते थे सर? तो निकालते थे E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2 से। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सर। और इसका R इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे ही जितने भी होंगे, ठीक है। इसमें पिछले पार्ट में R इक्विवेलेंट थोड़ा गलत हो गया था, मैंने उसको डायरेक्टली ऐसे लिख दिया था 1/R1 प्लस 1/R2, ये गलत है, ठीक है। पिछले पार्ट में जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे लिख दिया था, ठीक है ना। तो आप नोट कर लेना, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। जल्दी जल्दी में फील में ऐसे लिख दिया था, ये वाला सही है बिल्कुल, ठीक है, ठीक है ना। ये वाला बिल्कुल सही है, टेंशन मतलब मैं लिख दे रहा हूँ। मैंने उस पार्ट के नीचे भी लिख दिया डिस्क्रिप्शन में कि वो गलत हो गया थोड़ा सा, ये वाला, ये चीज़ गलत हो गई थोड़ी सी, ठीक है ना। तो आप ये मत यूज़ करना, ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी तो मैंने बिल्कुल सही था, क्वेश्चन की अप्रोच बिल्कुल सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उस क्वेश्चन में लास्ट में ये बताना था कि जो हमने पिछला पार्ट देखा उसमें लास्ट क्वेश्चन में जो आर रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वो सीरीज में लगा रहे हैं या पैरेलल में लगा रहे हैं, ठीक है ना। वो वाली पार्ट थे तो सीरीज में ही लगेगा भाई, ठीक है ना। पैरेलल में कैसे लगाओगे आप रेजिस्टेंस? समझ लो मेरी बात। क्योंकि देखो ये एक सेल है, ये इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इस सेल का ही पार्ट है ना, ये दोनों तो इस सेल का ही पार्ट हो जाते हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसके साथ ऐसे लगा दो तो ये एक तरह से सीरीज में तो हो गया। जो करंट इसमें से निकलेगा वही तो इसमें जाएगा, तो सीरीज में ही है ये कनेक्शन, पैरेलल नहीं है, ये सीरीज कनेक्शन है। पिछले पार्ट में ज़्यादा थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, ठीक है ना। मेरे को भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, ठीक है ना। तो वो सीरीज कनेक्शन ही है यहाँ पे, ठीक है ना। सीरीज कनेक्शन ही है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल कैसे बनाओगे? ये इसका ही तो पार्ट है। पैरेलल कैसे बनाओगे? इसी का तो पार्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का ही, समझ लो बात को। तो इसलिए सीरीज ही लगता है, समझ गए मेरी बात को। तो ये थोड़ी पिछले पार्ट में थोड़ी गलतियाँ हो गई थी एक दो, ठीक है ना, वो मैंने बता दी। गलतियाँ तो क्या, ठीक है, थोड़ी सी ये 1/R1 के चक्कर में हुआ सारा कुछ, ठीक है ना। वो मैं भूल गया वहाँ पे, फिर ये भी चीज़ थोड़ी वो रह गई। हालांकि मैंने पिछले पार्ट में बता दिया था, लेकिन फिर भी इस पार्ट में मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को। आज का पार्ट हम हेडिंग डाल दो सारी इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। कुछ बच्चे कहते हैं सर हैंड राइटिंग बहुत गंदी है। मैंने देखी यार अपने वीडियो, अंडरस्टैंडेबल है हैंड राइटिंग, कोई दिक्कत नहीं है हैंड राइटिंग में, ठीक है ना। अंडरस्टैंड हो रही है, इतनी गंदी भी नहीं है मेरी राइटिंग, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी। वैसे तो 10वीं में आपने पढ़ा था, ठीक है ना, लेकिन इस साल भी पढ़ेंगे सर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी है। तो मान लो आपके पास ये एक सेल है, अगर मैं सेल की बात करूँ, ये एक सेल है आपके पास, ठीक है ना, V वोल्ट का, ठीक है ना, V मान लो, ठीक है। इसमें से कुछ करंट बह रहा है। करंट बह रहा है तो मतलब क्या सर? चार्ज बह रहा है ना। करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बिल्कुल सर। तो मैं आपसे पूछता हूँ वर्क डन बाय सेल कितना है? वर्क डन बाय सेल टू फ्लो दिस चार्ज। सेल ही काम कर रही है, इस चार्ज को धक्का मार रही है, सेल पे को पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, तो सेल ही काम कर रही है इस चार्ज को धक्का मारने में। तब तक कितना काम कर रही है? तो आप कहोगे सर V सेल का काम जो होता है, सुनना बात को, हमने देखा था सर V पोटेंशियल एट, इसका V मान लो, उसका जीरो मान लो, एक का V होता है, एक का जीरो। V माइनस जीरो इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय Q। हो गया सर, ये पढ़ा था ना फॉर्मूला, सेकंड चैप्टर का है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। V माइनस V नॉट इज इक्वल टू V एक्सटर्नल बाय Q, पढ़ा था ना, है ना, पढ़ा था ना। पोटेंशियल एट अ पॉइंट है, पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डिफाइन एज अ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मूविंग द चार्ज पर यूनिट चार्ज, है ना, पढ़ा था ना ये पढ़ा। तो इससे आप क्या लिखोगे? वर्क डन एक्सटर्नल किसके इक्वल होता है? वर्क डन बाय सेल के अपॉन में Q। तो यहाँ से वर्क डन बाय सेल कितना निकल के आ गया? Q को उधर ले जाओ, V इंटू Q, ठीक है ना, V इंटू Q निकल के आ गया, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ कि एनर्जी सप्लाइड बाय सेल भी इतनी होगी जितना वो वर्क डन करेगा। तो एनर्जी सप्लाइड बाय सेल कितनी होगी?
एनर्जी सप्लाइड बाय सेल कितनी होगी, वो भी वी इंटू क्यू ही होगी। कहोगे सर वी इंटू क्यू ही होगी, है ना, जितना उसने वर्क किया उतनी तो एनर्जी देगा, नहीं जितनी एनर्जी को उतना तो काम कर पाएगा, वो ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक, अब मैं पूछता हूँ पावर जनरेटेड बाय सेल कितनी होगी, पावर जनरेटेड बाय सेल कितनी होगी। तो पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम कह लो, या फिर एनर्जी अपॉन में टाइम कह लो, ठीक है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम, काम करने की दर को पावर कहते हैं, कितने दर से काम हो रहा है, कितनी स्पीड से काम हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा कह सकते हो, कितने दर से काम हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, टोटल कितना मतलब उसने काम किया है उसको आप एनर्जी कहते हो, ठीक है ना, टोटल कितना वो काम कर सकती है, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना। एनर्जी क्या है, एनर्जी सप्लाइड बाय सेल क्या है कि कितनी एनर्जी वो दे रही है, और वर्क क्या है कि कितनी जल्दी दे रही है, ऐसा सॉरी उल्टा हो गया, सुनो, एनर्जी क्या है कि एनर्जी मतलब बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है इस चार्ज को धक्का मारने में, कितना धक्का मार रही है इस चार्ज को धक्का मार रही है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी लग रही है इसमें, ठीक है ना, उसके लिए कितनी एनर्जी लग रही है, ठीक है। और वर्क पावर क्या है, पावर क्या है कि वो कितनी जल्दी वो एनर्जी दे रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, कितनी जल्दी वो एनर्जी दे रही है, कितनी उसमें पावर है, कितनी उसमें पावर है, कितनी जल्दी वो एनर्जी दे पा रही है, समझ लो बात को। एनर्जी क्या है, एनर्जी कुछ नहीं है कि कितना वर्क डन कर रही है सेल को हिलाने में, और पावर क्या है कितनी जल्दी वो कर पा रही है या कितनी आराम से वो कर रही है, ठीक है ना, वो पावर दर होता है बेसिकली काम करने का, दर को पावर कहते हैं, दर मतलब टाइम के रिस्पेक्ट। क्लियर है सब कुछ, क्लियर। एनर्जी क्या है सर, धक्का मार रहा है जो एनर्जी, ठीक है। तो ये तो होगी बात सेल के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, ये तो बात होगी सेल के रिस्पेक्ट में। अब अगर मैं रजिस्टर के रिस्पेक्ट में बात करूँ, रजिस्टर के रिस्पेक्ट में मतलब क्या सर, अब आपने देखो सेल ने तो काम किया, अब उस काम को कोई यूज भी तो करेगा, सेल ऐसे थोड़ी काम करती रहेगी सर्किट में, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता है सर, करंट को रोकता है, करंट को रोकता है। रजिस्टर का सिर्फ ये मतलब नहीं होता, रजिस्टर देखो आप कोई भी घर में अप्लाइंस लगाओ, आप एसी लगाओगे, आप रेफ्रिजरेटर लगाओगे, ठीक है ना, आप टीवी लगाओगे, आप फैन लगाओगे, ठीक है ना, आप गीजर लगाओगे, ठीक है ना, आप फिल्टर लगाओगे, ये सारी जितने भी अप्लाइंसेज हैं इनके अंदर रजिस्टर यूज होता है। ये बेसिकली रजिस्टर का ही काम करते हैं, इनको लोड भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है ना, ये बेसिकली रजिस्टर का या लोड का ही काम करते हैं और कुछ नहीं करते। तो जब आप करंट भेजते हो, ये मान लो कुछ भी कोई भी अप्लाइंस है, ये क्या है, अप्लाइंस का ही काम है। रजिस्टर जब हम लगाते हैं हमारा मतलब होता है अप्लाइंस है कोई, ठीक है, एक अप्लाइंस ही है रजिस्टर, क्या है, अप्लाइंस ही है, ठीक है। बल्ब आप देख लो, ये बल्ब होता है, ऐसे बनाते हो ना बल्ब, ये बल्ब होता है, इसके अंदर भी एक टंगस्टन वाला ये रजिस्टर ही लगा होता है। ये बल्ब का ऐसे ऐसे भी बना सकते हो, उसका भी रजिस्टर ही होता है ऐसे, और ये ऐसे भी तो बना सकते हो। तो ये क्या रजिस्टर तो है इसके अंदर, रजिस्टर का ही तो मेन काम है, ये हीट होता है जिसकी वजह से ग्लो करता है, इसके अंदर की गैस होती है, तो रजिस्टर का ही मेन काम है, ठीक है। तो रजिस्टर ही क्या है, बेसिकली अप्लाइंस है, लोड है, ठीक है, क्लियर, यस क्लियर, ठीक। तो अब इस रजिस्टर के अक्रॉस मान लो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक है, तो और ये ओम्स लॉ को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है ना, सारी फिजिकल कंडीशन सेम है, V = IR कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँ कि पावर डिसिपेटेड कितनी होगी रजिस्टर में, पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर, ये सारी 10वीं की बातें हैं, डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, पावर डिसिपेटेड कितनी होगी रजिस्टर बताओ, तो वो होगी V × I। ये कैसे निकाल दिया सर आपने, V × I पावर डिसिपेटेड हो, ये कैसे निकाल दिया आपने सर, V × I, 10वीं की बात है भाई, यही होता है I²R और यही होता है V²/R, ये कैसे निकाल दिया सर आपने इतने सारे फॉर्मूले। सुनो बात, कुछ नहीं है, सुनो ध्यान से। पावर क्या बताया था मैंने तुम्हें, पावर क्या बताया था, एनर्जी पर यूनिट टाइम, बोलो हाँ कि एनर्जी पर यूनिट टाइम बताई थी ना। अब एनर्जी कौन दे रहा है, सेल दे रहा है, कितनी एनर्जी दी थी सेल ने, Q × V दी थी, बोलो हाँ कि Q × अभी देखा है ना, बिल्कुल सर, अपॉन में टाइम, अपॉन में क्या कर दिया मैंने, टाइम कर दिया। तो अब ये देखो, ये फॉर्मूला मिल गया हमें पावर का। अब देखो ये Q × T क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम को हम करंट ही तो बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट होता है, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया पावर = V × I, और यही मैंने याद रख दिया, क्लियर, यस सर क्लियर। एक ये वाला फॉर्मूला कैसे आ गया, अब देखो V की जगह आपने V की जगह आपने IR रख दिया, क्या रख दिया, यहाँ से देखो IR रख दिया तो I² बन गया, ठीक है। और सर ये कैसे आ गया, I की जगह आपने V/R रख दिया, तो ये बन गया। तो 3 फॉर्मूले होते हैं, ये वाले फॉर्मूले को जनरली हम सीरीज में यूज करते हैं, ये वाले फॉर्मूले को हम जनरली पैरेलल में यूज करते हैं। क्यों सर, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है तो ये सेम रहेगा I, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है तो ये सेम रहता है, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है ना, वैसे तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती, क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, अगर तो रेजिस्टेंस क्यों चेंज होगी, टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहती है, रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करता। जो आपने अप्लाइंस लगा दी अपने सर्किट में, उसकी रेजिस्टेंस सेम ही रहेगी ना बेटे, समझे ना मेरी बात को। आपने पंखा लगा दिया, आज कह रहे हो पंखे की रजिस्टर 10 ओम है, कल को चेंज हो जाएगी उसकी रजिस्टर, नहीं वही रहेगी, क्योंकि वो उस मटेरियल से बना है, ठीक है ना, उसकी मटेरियल जो है उसके अंदर वो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ आप करंट को उसमें कम ज़्यादा कर सकते हो बाहर से, आप उसमें वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हो बाहर से, लेकिन उसकी रजिस्टेंस सेम रहती है, इतनी बात करो, ठीक, क्लियर।
क्लियर है? क्लियर, ठीक है। अब देखो एक और कंसेप्ट पढ़ लो, एनर्जी डिसिपेटेड का। एनर्जी डिसिपेट, अब देखो पावर तो आपने देख ली सर, कितनी रजिस्टर पावर कितना वो कर रहा है, पावर कितनी कर रहा था रजिस्टर वी आई, या इसी को हमने आई स्क्वायर आर लिख दिया था, या इसी को हमने वी स्क्वायर बाय आर लिख दिया था, ये सारी पावर थी रजिस्टर की, बिल्कुल सर। अब मैं बात करता हूँ कि एनर्जी कितनी डिसिपेट कर रहा है रजिस्टर, एनर्जी कितनी यूज कर रहा है। डिसिपेट मतलब क्या, खर्च कर रहा है, खराब कर रहा है, यूज कर रहा है, जो मर्जी मान लो, ठीक है। तो एनर्जी कितनी कर रहा है, देखो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, पढ़ा है सर कि ई बाई टी, एनर्जी अपॉन में टाइम। क्या इसको हम डी अपॉन में डी टी नहीं लिख सकते क्या, बोलो नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। बहुत छोटा सा एनर्जी बहुत छोटे से टाइम में भी पावर ही होगी, बिल्कुल सर। बहुत छोटी सी एनर्जी बहुत छोटे से टाइम में भी पावर ही होगी। अरे यार स्मॉल चेंज इन ई स्मॉल चेंज इन टी, तब भी पावर ही आएगा ना, डी लगा सकता हूँ ना। बहुत छोटी सी एनर्जी होगी बहुत छोटे से टाइम में, तो वो भी तो पावर ही देगी, एनर्जी बाय टाइम ही। इस डी टी को तो ले जाओ, तो यहाँ से आपको मिलेगा पी डी टी, पी डी टी, एक मिनट, पी डी टी इज इक्वल टू डी। मैं कहता हूँ दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, क्योंकि सर एनर्जी निकालनी है। देखो हम ऐसा क्यों करते हैं, पहली बात सर सीधा सीधा भी तो आप ऐसे यहाँ पी इंटू टी कर सकते थे, सीधा सीधा क्यों नहीं करते हम ऐसे, इसको पहले डी ई बाई डी टी करके डिफरेंशिएट करके फिर इंटीग्रेट करके फिर ऐसे क्यों करते हैं सर। इसको डी ई बाई डी टी का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना, ये मतलब है। हम इसको डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, क्योंकि भाई जब हम बड़ी वैल्यूज को, जब हम बिग वैल्यूज को स्टडी करते हैं ना, ये ई बाई टी, ई बहुत बड़ी वैल्यू होगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जब हम बिग वैल्यूज को स्टडी करते हैं ना, तो एरर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, एरर ज़्यादा होता है। और अगर देखो सुनना बात को, अगर और एक और चीज़ होती है कि ई अगर कांस्टेंट है, एनर्जी अगर कांस्टेंट है, तब तो आप इसको बड़े प्यार से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एनर्जी वेरिएबल है, वो डिपेंड कर रही है, टाइम के साथ एनर्जी चेंज हो रही है, तब आप ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, समझे मेरी बात, तब आप ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट वेरिएबल का चक्कर पड़ता है, इसलिए हम डी बाई डी टी लगते हैं, ठीक है। तो ये इसकी फील है थोड़ी सी, ठीक है, हालांकि ज़्यादा आपको इसमें घुसना नहीं है, ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, पी डी टी इतना आ गया, दोनों को इंटीग्रेट करते हैं एनर्जी निकालने के लिए, बिल्कुल सर। डी 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 का इंटीग्रेशन आ जाएगा ई, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, की बात है, ई आ जाएगा। पी डी टी का इंटीग्रेशन, अब देखो पी की जगह क्या मैं आई स्क्वायर आर रख सकता हूँ, बोलो पी की जगह क्या मैं आई स्क्वायर आर रख सकता हूँ, बोलो रख सकते हो सर, बिल्कुल रख सकते हो, तो रख दो। पी की जगह मैंने रखा आई स्क्वायर, आई छोटा रखते हैं वैसे तो करंट के लिए आई छोटा ही होता है, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी है, बिल्कुल सर। टाइम कहाँ से कहाँ तक, जीरो से मान लो टी टाइम तक जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जीरो से लेकर टी टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। करंट के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे करंट पता है, इस सर्किट में रजिस्टेंस तो पता ही होगी जो अप्लायंस लगाई है, ठीक है ना, तो करंट मुझे पता रहता है ज़्यादातर सर्किट, इसको बाद में वोल्टेज के लिए हम चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ई, अगर मैं कहता हूँ, सुनना बात को, वैसे तो आपका ये फॉर्मूला यहीं पे खत्म हो गया, ये फॉर्मूला किसके लिए, इफ करंट वेरीज विद टाइम, अगर करंट टाइम के साथ वेरी करना, तो देखो यहाँ से आप रेजिस्टेंस को तो बाहर निकाल सकते हो, ये तो कांस्टेंट चीज है, ये तो कांस्टेंट चीज है, तो आप इसको लिख सकते हो आर इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी अपॉन में जीरो से लेकर टी तक। तो अगर करंट वेरी करेगा टाइम के साथ, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे ई निकालने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़्यादातर केसेस में आपको कौन से मिलेंगे, 90% केसेज में, 95% केसेज में ही मान लो आप इस लेवल से, ठीक है, आपको मिलेगा कांस्टेंट करंट, आपको मिलेगा कांस्टेंट करंट जो टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ। तो अगर करंट कांस्टेंट है तो आप E इज इक्वल टू सीधा लिख सकते हो आई स्क्वायर आर को सीधा बाहर निकालो, dt का इंटीग्रेशन कर दो, जिससे dt dt t बन जाएगा, जीरो से t तक जीरो हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर टी आप सीधा लिख सकते हो एनर्जी, ठीक है। और 95% केसेज आपके पास ही है, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा सीधा करंट को ऐसे ले सकते हो। लेकिन अगर करंट वैरी कर रहा है, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है एनर्जी डिस्प्ले। लेकिन यहाँ पे करंट वैरी नहीं कर रहा, तो सीधा लगाया स्क्वायर आर, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से आप आई स्क्वायर आर की जगह वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हो, है ना, वी स्क्वायर आर भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर वी आई भी लिख सकते हो, तो इसका वी आई टी भी लिख सकते हो। अगर कांस्टेंट है तब ये तीन फॉर्मूले, अगर कांस्टेंट नहीं है फिर तो आपको यही लगाना पड़ेगा, इफ करंट वेरीज विद टाइम, ठीक है। तो इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है सबको, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। देखो अब कर दूँ, अब एक और टर्म आपको समझनी है, साथ के साथ नोट करते रहा हूँ। एक और टर्म आपको समझनी है, क्या टर्म समझनी है सर हम अपने सेल के बारे में, डिस्चार्ज होना सेल का और चार्जिंग होना सेल का, ये इंपॉर्टेंट टर्म है थोड़ी सी।
थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। तो ये मान लो आपके पास एक सेल है, ठीक है, ये इसमें वी वोल्टेज है। अब जब सेल से करंट बाहर निकलेगा तो ये डिस्चार्ज ही तो होगी एक तरह से, क्योंकि इसके अंदर से ऐसा मान सकते हो आप चार्ज खत्म होगा। वैसे तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, केमिकल्स वगैरह होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, आयंस वगैरह होते हैं, केमिकल बताए थे इलेक्ट्रोलाइट, तो वो वाला चार्ज की बात होती है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस है वो वाला, ठीक है ना। तो ये सेल का धीरे धीरे इसके अंदर का केमिकल आप कह सकते हो खत्म होता रहता है। तो जब केमिकल खत्म होकर चार्ज कैसे डिस्चार्ज होगी, तो जब सेल डिस्चार्ज होगी तो वो क्या करेगी, पावर को जनरेट करेगी, पावर बनाएगी ना। अरे करंट निकालेगी तो पावर तो बनेगी, करंट निकालेगी दर तो पावर तो बढ़ाएगी है ना। अगर करंट ही ना निकाले सर तो पावर कैसे बनाएगी, समझ बात। तो जब सेल डिस्चार्ज होगी मतलब वो पावर निकाले, डिस्चार्ज कब होती है सेल, जब वो पावर निकाले, समझ रहे हो, जब वो एनर्जी निकाले तब वो डिस्चार्ज होगी, तो यहाँ से पावर जनरेट होगी। अगर सेल चार्ज हो रही है, चार्ज मतलब क्या सर, चार्ज मतलब करंट जा रहा है, सर फोन चार्ज करते हो ना, उसमें सेल ही तो है, बैटरी तो है फोन के अंदर, तो वो चार्ज हो रही होती है, उसमें करंट जा रहा होता है, तो तब इसके अंदर करंट जा रहा है। और जब सेल के अंदर करंट जाएगा, समझना बात को ध्यान से, जब सेल के अंदर करंट जाएगा तो क्या करेगी, पावर डिसिपेट करेगी, पावर को यूज करेगी। यहाँ पे पावर डिसिपेटेड होगी, यूज होगी, खर्च होगी, कितनी होगी वो V इंटू आई कर दो, यही फॉर्मूला पढ़ा था ना, V इंटू आई पावर। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, V इंटू आई पढ़ा था ना, V माइनस जीरो इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में Q, इसको Q को यहाँ ले जाओ, यही तो वर्क डन पावर ही तो है, समझ, यही तो पावर ही तो है, समझ, अरे समझ रहे हो, पावर डिस सॉरी V बाई T भी तो होगा है ना, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एनर्जी होता है, और डब्ल्यू ठीक है, वी आई बाई टी तो होगा है ना, तब पावर डिसिपेटेड कितना होगा, इतना होगा, समझ समझ, कितना होगा पावर डिसिपेटेड वी आई बाई, यूज़ कर लिया ना टी टाइम तक, अगर मान लो आपने चलाया तो पावर डिसिपेटेड वी आई बाई टी है। अगर आपने पावर जनरेट किया तो वो बात है, क्लियर। और अगर एनर्जी का पूछ लिया, अगर एनर्जी कितनी जनरेट की है, तो एनर्जी सिंपल आप लिख सकते हो वी आई, यहाँ पे भी वी आई लिख सकते हो, डिसिपेट हुई, ठीक है ना। यहाँ पे एनर्जी कितनी डिसिपेट हुई है, यूज़ हुई है, वी आई हुई है, टाइम से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे कितनी चार्ज डिस्चार्ज मतलब यूज़ हुई है एनर्जी, वी आई, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज वाले केस में पावर जनरेट होगी, चार्जिंग वाले केस में पावर डिसिपेट, ठीक, क्लियर, यस। अब देखो नेक्स्ट क्या सकते हैं, अब कुछ नहीं देखना, सारी थ्योरी खत्म, अब न्यूमेरिकल करते हैं इसमें जल्दी से, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लाया हूँ करवाने आज मेरे साथ, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल देखो, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन, ये मान लो आपके पास एक वायर है, ठीक है ना, इसमें मान लो करंट बह रहा है और वो वेरिएबल करंट है, सीधा करंट नहीं, वेरिएबल आई इज इक्वल टू 2t, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये करंट मैंने 2 सेकंड तक बहाया, कितने सेकंड तक, 2 सेकंड तक बहाया, करंट कितने सेकंड तक बहाया, 2 सेकंड। आपको बताना है फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड, यूज हुई है ना एनर्जी, तो डिसिपेटेड होने वाली एनर्जी निकालो, बताओ जल्दी से, वीडियो को पॉज करो, करंट वैरी हो रहा है, पहले बता दिया मैंने, आई टू टी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है सर जब करंट वैरी हो तब लगाते हैं इंटीग्रेशन, कर लिया ना क्वेश्चन, कर लेना भाई, कर लेना क्वेश्चन, ठीक। इज इक्वल टू पी डी टी वाला फॉर्मूला लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे, क्यों नहीं लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे, ठीक। तो इज इक्वल टू पी डी टी वाला फॉर्मूला क्या है, पी की जगह मैंने रखा आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन। अब देखो आर तो कॉन्स्टेंट है, आर तो कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से 2 तक करोगे, टाइम दे रखा है 2 सेकंड में। अब देखो ये कितना आ गया, आर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt अपॉन में 0 से लेकर 2 तक, 2 भी बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना, तो ये बन गया t स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर 2, अरे इंटीग्रेशन है भाई कुछ नहीं है, 2 बाहर आ गया, 2 2 जा 4 हो गया, dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हो 0, ठीक है, इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हो गया ना। अरे पढ़ी है ना इतनी इंटीग्रेशन तो, अरे इतनी इंटीग्रेशन तो बड़ी है ना, एक हाँ सॉरी आई का स्क्वायर होगा ना, सॉरी आई का स्क्वायर, हाँ ठीक है, आई का स्क्वायर 2t है, आई का स्क्वायर होगा, सॉरी माय बैड, ठीक है। अब देखो आई का स्क्वायर हुआ तो 0 से लेकर 2 तक, 2 2 जा 4 टी स्क्वायर डी टी, 4 बाहर आ गया, 4 2 जा 8, 0 से लेकर 2 तक टी स्क्वायर डी टी हो गया। अब टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा, अब ठीक है, टी क्यूब बाई 3 हो गया इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। अरे इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको नहीं आ रही इंटीग्रेशन तो भाई 11वीं बीज है, ठीक है ना, क्या करोगे इंटीग्रेशन, अगर आपको इंटीग्रेशन चाहिए, इंटीग्रेशन का पार्ट चाहिए, अगर आपको चाहते हो कि मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों समझाऊँ आपको, फिजिक्स जो फिजिक्स में यूज होती है, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसका भी पार्ट डाल दूंगा, ठीक है ना, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। प्लस वैसे हम कॉन्स्टेंट भी लगाते हैं, लेकिन ये क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इसमें कॉन्स्टेंट हम नहीं लगाएंगे, ठीक। 8 टी क्यूब, टी की वैल्यू सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, 2 3 जा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा यहाँ पे बाई 3, 0 डालोगे तो 0 ही हो जाएगा,
बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 जा 64/3 एनर्जी है तो जूल्स में आएगी, जूल्स में आएगी, जूल्स। तो इतनी एनर्जी होगी, कुछ नहीं करा। ये सिंपल, अगर I = 2t दे रखा है, वेरिएबल करंट है तो हमने लगाया इंटीग्रेशन pdt वाला फॉर्मूला, ठीक है। I² RT करा, R कांस्टेंट बाहर निकाला, 2t² का इंटीग्रेशन 4t² किया, t² आ गया, उसके बाद t³/3 हो गया, इसका इंटीग्रेशन सिंपल हो। अगर मान लो वही यही करंट आपको I = 2 दे देता सिंपल कि भाई कांस्टेंट करंट है और एनर्जी बोलता, तो सीधा लगाते हैं एनर्जी = पावर × टाइम। पावर कितनी होती है, I² RT, सिंपल लगता है यहाँ पे। I कितना था, 2 दे रखा है सिंपल, 2 का स्क्वायर 4, 2 जा इंटू टाइम कितना 2, 4 2 जा 16, सीधा जूल, 16 जूल्स आता है सीधा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कांस्टेंट होता, अगर वेरिएबल होता तो ये लगाते हैं, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल सर, क्लियर है ना। अगर बोल दो हाँ थे, ना बोल दिया करो, क्लियर है ना, बिल्कुल सर, हाँ क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। बस सर्किट डायग्राम से भी आपको क्वेश्चन देते हैं कई बार, क्वेश्चन बोर्ड वाले सर्किट डायग्राम से भी आपको क्वेश्चन दे देते हैं कई बार। ये मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम, ये मान लो 6 ओम और ये मान लो 3 ओम। 6 ओम और 3 ओम वाला पेयर बहुत क्यूट होता है, ये लविंग पेयर है, लविंग पेयर इसको बोलते हैं। क्यों लविंग पेयर सर है, क्योंकि इन दोनों का हमेशा 2 आता है रेजिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। आपको क्या बताना है, पहला पार्ट एनर्जी स्पेंट इन 3 ओम रजिस्टर इन 3 सेकेंड। सेकेंड में बताना है एनर्जी इन होल सर्किट इन 3 सेकेंड। ये 3 है, करो वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। तो भाई हो गया क्वेश्चन, हो गया। चलो भाई अब सॉल्यूशन देखो, कर लिया करो भाई खुद क्वेश्चन, ठीक है ना। सॉल्यूशन पे मत डिपेंड रहा करो, वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई किया करो पहले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो भी सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, करंट निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है सर कितना होता है, E = I² RT। हमें अगर इस 3 ओम वाले रजिस्टर में करंट पता लग जाए तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं। अरे बोलो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमें करंट पता कर लेते हैं सर, ठीक है ना। या तो एक ये चाह रहा है, या फिर आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, VI × T वाला। कैसे सर, अगर आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज पता चल गई और करंट पता चल गया तब, या फिर V²/RT, ये वाला ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि R तो पता ही है आपको, सिर्फ आपको इसका क्रॉस वोल्टेज निकालनी है। उसके लिए भी पर आपको करंट तो चाहिए होगा बेटे, है ना। वोल्टेज निकालने के लिए करंट तो चाहिए होगा, इसलिए करंट निकालने वाला फॉर्मूला सबसे आसान है, हम यही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी, नेट रेजिस्टेंस बताओ। 2 इसकी है, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 आएगा और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, फिर 2 + 2 4 आ जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। बिल्कुल सर। आई नेट कितना आएगा यहाँ से, 12/4 V/V करंट 4 3 12, 3 एम्पियर आ गया करंट, ठीक है। अब निकालते हैं एनर्जी इन 3 ओम रजिस्टर। अब देखो एनर्जी निकालने के लिए सर ये 3 एम्पियर तो पूरे सर्किट में है, यहाँ से 3 एम्पियर करंट निकला, यहाँ से 3 निकला, यहाँ पे बटेगा सर करंट। कैसे बटेगा करंट, ये मैंने आपको बताया था, शॉर्टकट निकालना है इसको, कैसे बटा बांटते हैं, कैसे बटता है करंट। इनके इनवर्स रेशियोज में 1/3:1/6 के रेशियो में बटेगा करंट। इसका सिंपल रेशियो करोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, कर सकते हैं ना, बिल्कुल सर। 2:1 के रेशियो में बटेगा मतलब करंट, बिल्कुल सर। तो है कितना करंट, अब देखो दूसरे वाला यहाँ जाएगा, एक पार्ट इसका यहाँ जाएगा, ठीक है। ये मैंने बता रखा है, 2:1 का रेशियो है ना, मतलब दुगना जाएगा, इस वाले सर्किट से दुगना यहाँ जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा, 2 होल कितना है, 2 + 1 3 × 3 कितना क्या करें, 2 एम्पियर का, कोई दिक्कत। तो मतलब इसमें 2 जाएगा, इसमें 1 जाएगा, मैंने बता रखा है। अगर आपको यहाँ दिक्कत आ रही है सर आपने कैसे लिख दिया, तो आप सिंपल नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते हैं, ये शॉर्टकट मेथड है। अगर आपको सीखना है तो मैंने पढ़ा रखा है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पार्ट का नाम है, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है ना। सर्च करेंगे यूट्यूब पे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस क्लास 12th बाय अपना इंस्टीट्यूट, आपको मिल जाएगा, ठीक। तो देखो अब 3 ओम रजिस्टर में एनर्जी कितनी आएगी, I² RT। आई निकाल लिया कितना, 2 2 का स्क्वायर 4, R कितना 3 इंटू टाइम कितना दिया था इसने, 3 सेकंड, 4 से 12 36 जूल्स आ गई एनर्जी इसके अंदर, ठीक है। ये पहला पार्ट आपका खत्म हो गया। सेकंड में क्या करेगा, सेकंड करेगा पूरे सर्किट की एनर्जी निकालो। क्या निकालो,
पूरे सर्किट की एनर्जी निकालो, तो पूरे सर्किट की एनर्जी निकालने के लिए हम आई नेट निकाल लेते हैं पूरे सर्किट का करंट, तो आर नेट लिख देंगे बिल्कुल सर, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस निकल जाएगी बिल्कुल सर। तो E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई नेट कितना आया था सर हमारे पास 3 आया था, 3 का स्क्वायर 9, आर नेट कितना आया था 4 आया था, इंटू टाइम कितना 3, 9 4 का 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 कितना आएगा 63 80 फिर 9 10 108 जब। इसको करने का और तरीका भी हो सकता है कि आप हर एक रेजिस्टेंस में एनर्जी निकाल लो फिर इसको प्लस कर दो, लेकिन वो लंबा चला जाएगा, सिंपल मेथड यूज करेंगे 108 की बात। ठीक क्लियर है सबको? बिल्कुल रब कर दो बिल्कुल। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको देखते हैं बल्ब पे, ठीक है ना। बल्ब पे क्वेश्चंस होते हैं, बल्ब है ना, बल्ब क्या सर बल्ब के कॉम्बिनेशंस पे जो है वो क्वेश्चन होते हैं, बल्ब कैसा, कौन सा बल्ब ब्राइटनेस टिकेगा, ठीक है ना, तो ये वगैरह वगैरह। ठीक तो बल्ब पे थोड़ा सी चर्चा कर लेता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बल्ब, ठीक है। तो देखो भाई बल्ब पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये बल्ब होता है भाई, इसके अंदर ये टंगस्टन लगा होता है, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसके अंदर बेसिकली बल्ब क्या होता है, बल्ब में ये टंगस्टन वायर होती है, ठीक है ना, ये बहुत हीट होती है, तो इसके अंदर एक गैस भरी होती है, तो वो हीट होती है, जब वो गैस तो वो जलने लग जाते हैं, तो ये बल्ब का प्रिंसिपल है। ये बल्ब का प्रिंसिपल, आजकल तो इंसेंडेंसेबल बल्ब आने लगे दूसरे टाइप के, ठीक है ना, एलईडी बल्ब वगैरह आने लगे। पहले वाले जो कांच वाले बल्ब होते थे उसमें होती थी गैस वगैरह, तो ज़्यादा गर्म हो जाती तो वो फट भी जाता है करके। तो अब देखो भाई बल्ब में आपको देखा होगा रेटिंग भी होती है सर, मान लो ये रेटिंग दे रखी है इसको, मान लो 90 वोल्ट दे रखी है इसको रेटिंग एट 220 वोल्ट, ऐसे लिखा होता है 90 वोल्ट 90 वॉट एट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एट 220 वोल्ट, अगर इसको 220 वोल्ट पे लगाओगे आप, अगर इसको 220 वोल्ट पे लगाओगे देन इट विल डिसिपेट, तो ये डिसिपेट करेगा, खर्च करेगा 100 वोट की एनर्जी, या फिर 100 जूल्स पर सेकंड खर्च करेगा। वॉट का मतलब क्या होता है, जूल्स पर सेकंड, एनर्जी पर यूनिट टाइम, बिल्कुल सर। तो ये 100 जूल्स पर सेकंड खर्च करेगा अगर आप इसको लगाओगे 220 वोल्ट में, सॉरी 100 कह रहा 90 जूल्स पर सेकंड खर्च करेगा 90 वोट, तो 90 वोट पर सेकंड खर्च करेगा अगर आप इसको लगाओगे, क्योंकि 90 ना, तो 220 देन इट विल, अगर आप इसको 220 वोल्ट पे लगाओगे तो डिसिपेट करेगा 90 वोट है 90 जूल्स पर सेकंड के अंदर, हो गया सर, ठीक है ना, बिल्कुल सर। अब सुनना मेरी बात, अगर मान लो सर, अब देखो अगर मान लो मैंने इसको सर 220 वोल्ट पे नहीं लगाया, कम पे लगा दिया, 110 पे लगा दिया, इससे कम पे लगा दिया, तो क्या ये उतना ब्राइट ग्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो जो ब्राइटनेस है ना, ब्राइटनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी पावर के, पहली बात तो, क्योंकि देखो अगर आप इसको कम पे लगाओगे तो एक पावर भी कम डिसिपेट कर पाएगा, जितनी इस पे पावर लिखी उतनी डिसिपेट नहीं करेगा, कम करेगा। समझे मेरी बात को, बिल्कुल सर। कैसे देखो समझो बात को, ये 90 वोल्ट है 220 वोल्ट समझ आया, 90 वोल्ट 220। देखो इंडिया में एक और बात लिख लो, इंडिया में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट होती है, यूएस वगैरह में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनमें 110 वोल्ट की फ्रीक्वेंसी होती है। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको एसीडीसी में क्या फ्रीक्वेंसी है, ये VRMS होता है, ठीक है ना, ये VRMS की वैल्यूज है, ठीक है ना, ये आपको एसीडीसी में पता लगेगा क्या चीज़ है। अब इसको नोट कर लो फिलहाल, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट की होती है वैसे वैल्यूज। अब सुनना मेरी बात को, मान लो मैंने इसको एक ऐसे सर्किट में कनेक्ट कर दिया इस बल्ब को, जो कि मुझे 110 वोल्ट दे रहा है, पा रहा है बस, और इसकी पावर रेटिंग थी 90 वोल्ट एट 220 वोल्ट, लेकिन अब तो 110 वोल्ट में मैंने कनेक्ट कर दिया। और मान लो इसकी रेजिस्टेंस आपको पता है टंगस्टन की, ये है आपके पास, मान लो ऐसा ऐसा सर 220 ओम है, बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे तो मैंने कम लिया ताकि इसके साथ कट जाए आराम से, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला आपको पता है V²/R, सर ये वाला ही क्यों लगाया, क्योंकि V पता है, R पता है, इसलिए ये वाला लगाया, ठीक है। जो चीज़ें पता होती है वही फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से V कितना दे रखा है 110 इंटू 110 इसका स्क्वायर है बिल्कुल बाय R, 11 2 जा 2 5 जा 10, मैंने बचेगा 2 5 जा 10, तो 55 वॉट, मतलब सिर्फ इतना ही आउटपुट दे पाएगा ये। अब ये सिर्फ इतना ही आउटपुट दे पाएगा, पहले कितना दे रहा था 90 वोल्ट एट 220 वोल्ट, ठीक है ना, 90 वोल्ट एट 220 वोल्ट, लेकिन अब कितना दे पा रहा है 55 वोल्ट दे पाएगा, ठीक है ना। तो पावर इसकी कम हो जाती है, और ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर के, तो मतलब ये डिम हो जाएगा। क्लियर? हाँ, रेजिस्टेंस आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। देखो एक और बात, रेजिस्टेंस ऐसे V²/P हो जाता है, P को नीचे ले आया, तो रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ से निकालते तो 220 इंटू 220 अपॉन में पावर मैंने 90 दे दी से कटेगा, 9 2 जा लगभग होगा 222, तो 440 के आसपास आती है इसकी रेजिस्टेंस वैसे तो, लेकिन मैंने वैल्यूज जानबूझ के कम ली है, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए वैल्यूज, ठीक है ना। तो मान लो इसकी रेजिस्टेंस से 220 कैसे आएगी,
220 कैसे आएगी इसके लिए, 220 इज इक्वल टू 220, चलो मान लो ऐसे, ठीक है, इसकी मान लो ऐसे ही है रेजिस्टेंस इसकी, ठीक है, मान लो। तो ऐसे समझो, सिर्फ कंसेप्ट समझो कि जब आप इसको इसकी रेटेड वाली एवरेज से कम पे लगाओगे ना, ये डिम हो जाएगा, ठीक है ना, डिम हो जाएगा, ठीक है, नहीं डिम हो जाता है, ठीक है, कम पे नहीं लगा सकते आप, ठीक है ना। अगर सर ज़्यादा पे लगा दिया, ये बच्चे भी सवाल है, अगर सर हमने चलो यहाँ तो कम पे लगाया, ज़्यादा पे लगा दिया सर, तो भाई फटने के चांस रहते हैं, हाई हो जाते हैं ना, ज़्यादा करंट बहने लग जाता है, फटने के चांस रहते हैं, फिर तो उसकी ज़्यादा पावर है, बस तो कम ही होती है, ज़्यादा तो होती नहीं, क्योंकि 220 मैक्सिमम इंडिया की भाई लिमिट ही यही है, इससे ज़्यादा कहाँ से लाओगे आप इससे ज़्यादा कहाँ से लाओगे, ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया। उस पर एक दो सवाल करते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। सॉरी, एक और बात मैं आपको समझा देता हूँ, सुनने की बात, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे, समझ। मान लीजिए आपके पास बल्ब है, बहुत सारे बल्ब हैं, एक बल्ब, दो बल्ब, तीन बल्ब, जब आप बल्ब को सीरीज में लगाते हो, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम गंदा बन गया, ये एक बल्ब, ये दो बल्ब, ऐसे दिखाते ना बल्ब को, ये तीन बल्ब, सर ये तो दिल है हमारा हमारा दिल नहीं भाई, बल्ब है, ठीक है। तो मान लो जब आपने बल्ब को सीरीज में लगाते हो ना, मान लो ये 10 वोल्ट का है, ये 20 वोल्ट का है, ये 30 वोल्ट का है, जब सीरीज में आप लगाते हो बल्ब और आपसे पूछ लिया कि सबसे ब्राइटेस्ट वाला बल्ब बताओ, और सीरीज में ये कनेक्टेड है 220 वोल्ट पे, मान लो आज उन्हें सबसे ब्राइटेस्ट वाला बल्ब बताओ, तो सीरीज में सबसे ब्राइटेस्ट वाला बल्ब वो होता है जिसकी रेटिंग सबसे कम होती है, ये वाला। और वहीं अगर आपने इन तीनों को पैरेलल में लगा दिया, 1 2 3 10 20 30, तो सबसे ब्राइटेस्ट वो होगा जिसकी पावर रेटिंग सबसे ज़्यादा होगी। तभी हम घरों में पैरेलल कनेक्शन लगाते हैं, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में एक तो वोल्टेज सेम पड़ेगी सब में, तो ये अपनी अपनी पावर आराम से डिसिपेट कर पाएंगे जितनी है, ठीक है ना। इसीलिए हम ये वाला कनेक्शन प्रेफर करते हैं घरों में, ये वाला नहीं करते, क्योंकि इसमें तो सबसे कम वाला सबसे ब्राइटेस्ट है, और वो भी इतना ब्राइट नहीं चलेगा जितना ये वाला चलेगा, इतना ब्राइट नहीं चल पाता है, लेकिन इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ब्राइटेस्ट ये चलता है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज़्यादा बड़ी है पैरेलल वाला, इसलिए हम ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर है सब? अरे क्लियर है, बिल्कुल ठीक, अरे क्लियर है ना, बिल्कुल सर। क्वेश्चन भी इसके ऐसे बनते हैं, ज़्यादा कुछ खास इसमें क्वेश्चन बनते नहीं, ठीक है। तो देखो, मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन कराई देंगे तो जल्दी से आपको, ये एक बल्ब लगा रखा है, ये दूसरा बल्ब लगा रखा है, ये तीसरा बल्ब लगा रखा है, तीनों को पैरेलल में लगा रखा है, 100 वोल्ट 50 वोल्ट 250 वोल्ट 220 वोल्ट की इसको बैटरी पे ही सारे ऑपरेट हो रहे हैं। जब तक दिया ना जाए तो मान लेना सारी पावर 220 वोल्ट पे ही, ठीक। आपको कह रखा है, सुनना बात, आपको कह रखा है कि बताओ फाइंड रिलेशन बिटवीन, या आपको यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं चार। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी R2 है, इसकी R3, कि R1 ग्रेटर देन R2 लेस देन R3। दूसरा आपको ऑप्शन दे रखा है कि R1 ग्रेटर देन R2 लेस देन इक्वल टू R3। तीसरा आपको ऑप्शन दे रखा है कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3। और चौथा आपको ऑप्शन दे रखा है कि R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। इन तीनों में, इन चारों में से आपको बताना है करेक्ट क्या है, इन तीनों के रेजिस्टेंस पे कमेंट करना है, ठीक है। तो आप कैसे करो बताओ, वीडियो को पॉज कर ट्राई करो, इसमें ऑप्शन कमेंट कर देना, ठीक है। कर लिया? अब देखो कैसे कमेंट करना है। देखो हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, अब देखो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लाऊंगा मैं यहाँ पे, मुझे पता है पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, हो गया सर। अब इन तीनों केसेस में आप देख पा रहे हो कि वोल्टेज कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R के, बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना R के, मतलब क्योंकि ये कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को हटा के अगर मैं दोबारा से स्पेस पे भी आ सकता हूँ कांस्टेंट ऑफ V स्क्वायर लगा के, तो यहाँ से मुझे पता क्या लग रहा है कि जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम है, और जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इस पर तो कमेंट ही नहीं करना, वैसे रेजिस्टेंस तो नहीं रखी, मुझे पावर देख के रेजिस्टेंस पे कमेंट करना। तो मतलब जिसकी पावर सबसे ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा है, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी उसकी उसकी रेजिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा होगी। बोलो हाँ क्या ऐसा होगा? नहीं सॉरी, उल्टा बोल गया, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी, ये सही, उल्टा बोल गया। जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी, इन्वर्सली है ना, इन्वर्सली। देखो इसमें आपको एक और मेथड भी था कि आप सारे रख रख के कर रहे हो, उसको R निकाल रहे हो, सबके R को आप इस फॉर्मूले से निकाल रहे हो, V स्क्वायर बाय P से पहले इसका निकाला फिर इसका निकाला फिर इसका, नहीं, समझदार बच्चा ये नहीं करेगा। जो अपने इंस्टीट्यूट से पढ़ा वो ये करेगा, वो सीधा एनालाइज करेगा, क्योंकि उसको पता है भाई
उसको क्वेश्चन एग्जामिनर, तुम्हें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, उसको बस कंपैरिजन करना है, तो तुम्हें भी वैल्यू नहीं निकालनी, तुम्हें भी कंपैरिजन ही करना है, कंपैरिजन सटीक रहो अपने पॉइंट। ये होती है जल्दी करने की ट्रिक एग्जाम, ठीक है। तो मतलब जिसकी पावर सबसे ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम, सबसे ज़्यादा पावर है R3 की, मतलब इसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। देखो R2 ग्रेड, ये तो बड़ा हो गया, R2 से गलत हो गया वाला ऑप्शन, R3 इक्वल हो गया, इक्वल भी नहीं हो सकता, सबसे कम होगी इसकी रेजिस्टेंस। यहाँ तीनों इक्वल गलत हो गया, चौथा ऑप्शन ही बचा, तो ये सीधे देखो एलिमिनेशन से सीधा बना है क्वेश्चन। मुझे सारे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, सबसे कम रेजिस्टेंस बस इसकी होनी चाहिए और है वो यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा R1 की है नीचे बिल्कुल, क्योंकि इसकी पावर सबसे कम है तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। या आप ऐसे भी इसको एनालाइज कर सकते हैं भाई, पावर ज़्यादा है मतलब करंट ज़्यादा जाएगा इसमें, क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में जिसकी पावर ज़्यादा वो ज़्यादा ब्राइट करेगा, जो ज़्यादा ब्राइट करेगा उसमें ज़्यादा करंट जाएगा, जिसमें ज़्यादा करंट जाएगा, जिसमें ज़्यादा करंट जाएगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, बात खत्म। फील भाई, जब फील लेना शुरू कर दोगे ना, फिजिक्स चुटकियों का खेल बन जाएगी जब फील लेना शुरू कर दोगे बस। कई क्वेश्चन ना IIT में, JEE में इसी बेस पे बनते हैं, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। और वही अगर ये तीनों सीरीज में होते हैं तो आप ये वाला पावर वाला फॉर्मूला यूज करते, फिर आप फॉर्मूला यूज करते P = I²R, जहाँ पे ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। उस केस में जब मैं आपसे पूछता ना, अगर ये दोनों तीनों सीरीज में होते तब R1 = R2 = R3, सबसे बड़ा R3 होता, क्योंकि सबसे डीप ये वाला जगह होता है उस केस में। अरे समझे, आग लगा दो एक बार कमेंट सेक्शन में, समझ आ गया तो एक बार कमेंट सेक्शन में आग लगा दो अगर समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है ना। उस केस में फिर ये वाला होता, आग लगा दो एक बार कमेंट सेक्शन में समझ आ गया। अरे समझ गए बात को, अरे समझ गए बात को, बहुत तगड़ी है फिजिक्स भाई, बहुत तगड़ी है, ठीक है, क्लियर है, यस सर क्लियर है, ठीक है। तो भाई ये था आपका सारा बल्ब वाला कंसेप्ट, इसमें जाके ढेर सारे न्यूमेरिकल लगाओ, कोई डाउट है कमेंट में डाल दो, ठीक है ना, पढ़ाई करते रहो। और अगला पार्ट लास्ट पार्ट होगा इसका, जिसमें मीटर ब्रिज और पोटेंशियल मीटर का जस्ट आइडिया दूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा उसमें मैं, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता ऐसे। जब तक फील ना दूँ, जब तक पूरा अच्छी तरह ना पढ़ाऊँ, जब तक क्या ना करूँ पूरी चीज़ें ना पढ़ा दूँ, तब तक मेरा मन नहीं मानता है, इसलिए पढ़ाऊंगा वो भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी पढ़ा है उसको जीवन में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।